तो 12th क्लास। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गॉस के नियम के अनुप्रयोग। जैसा कि मैंने आपको कल बताया भी था कि गॉस का जो लॉ है या गॉस की जो थ्योरम भी जिसको हम बोलते हैं, इसके 3 एप्लीकेशन पहले आपके कोर्स में थे और अब सीबीएसई ने क्योंकि एक डिलीट कर दिया है तो अभी हम लोग भी 2 ही इसके एप्लीकेशंस करेंगे। तो सबसे पहला है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका आप डायग्राम देखिए, ये एक अनंत लंबाई की तार है जिस पर धन आवेश है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था कि अगर कोई आवेश Q जो है किसी प्रति एकांक लंबाई पर वितरित होता है, फैला होता है, तो आवेश बटे लंबाई यानी कि प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय घनत्व लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें से एक हमने ये हिस्सा ले लिया जिसकी लंबाई जो है L है, और यहाँ पर इस जो छड़ जो हमने बीच में एक हिस्सा लिया L लंबाई का, इससे R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हम लोग जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निकालेंगे। रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक लंबी तार में, वो तार सीधी भी हो सकती है या वक्राकार भी हो सकती है। अब देखिए, ये जो P बिंदु है जो इस छड़ से R दूरी पर स्थित है, यहाँ पर हम एक गॉसियन पृष्ठ जो है वो कंसिडर कर लेंगे। अब ये गॉसियन पृष्ठ जो है, गॉसियन पृष्ठ जब हम खींचेंगे, क्योंकि यहाँ पर छड़ की लंबाई हर जगह एक समान है, आवेश समान रूप से वितरित है, इसीलिए जो पूरी जो छड़ है इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी एक समान होगी और उसकी जो दिशा होगी वो बाहर की तरफ होगी। यहाँ भी बाहर की तरफ, यहाँ भी बाहर की तरफ। अब अगर हम यहाँ P बिंदु पर देखें तो यहाँ पर जो DA इसका जो क्षेत्रफल है, छोटे से टुकड़े का जो क्षेत्रफल है, इसका ये इसकी जो दिशा है वो बाहर की तरफ है। E भी बाहर की तरफ, DA भी बाहर की तरफ। यहाँ पर अगर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल का टुकड़ा कंसिडर करें, इसकी दिशा ऊपर की तरफ है, E तो बाहर की तरफ है और जो क्षेत्रफल वेक्टर है, जो क्षेत्रफल अवयव है, उसकी दिशा बाहर की तरफ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं जो वैद्युत फ्लक्स होता है, क्योंकि हम छोटे से टुकड़े के लिए बात कर रहे हैं इसलिए फाई ई ना कहकर हम इसको डी फाई ई कहेंगे। तो डी फाई ई, जैसा कि आपने पढ़ा है कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इट मीन्स डी फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो जैसा कि यहाँ P बिंदु पर हम देख रहे हैं कि E और DA के बीच में जो एंगल है वो 0 है, तो E डॉट DA को E DA cos थीटा लिखा जाता है, थीटा 0, तो E DA cos 0, और cos 0 का मान जो होता है वो 1 होता है। तो ये हो जाएगा E DA, D फाई इज इक्वल टू E DA। और ये सिर्फ इस पृष्ठ के लिए है। जैसे ये पेन मेरे हाथ में है, तो पेन का जो ये वक्राकार पृष्ठ होता है ये सिर्फ इस पृष्ठ के लिए। अगर पेन के ऊपर और नीचे जो समतल पृष्ठ हैं उसकी हम बात करें तो यहाँ पर E और DA के बीच में क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है तो cos 90 0 होता है, तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। इसलिए ये जो वक्राकार पृष्ठ है सिर्फ यहाँ पर फ्लक्स होगा। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए, और फाई ई पूरे वो हमने एक सिर्फ छोटे से क्षेत्रफल वेक्टर के लिए फ्लक्स निकाला था। अगर हम पूरे जो पृष्ठ है से एक गॉसियन पृष्ठ जो हमने लिया उसके लिए अगर हम फ्लक्स निकालें तो फाई ई इज इक्वल टू इसका इंटीग्रल हो जाएगा ई डी ए, ई बाहर आ जाएगा, डी ए का इंटीग्रल हो जाएगा। डी ए क्या है? क्षेत्रफल। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब हम एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं तो ये एक बेलन का रूप ले लेता है। अगर हम एक छड़ की बात करें तो उसका जो ये गॉसियन पृष्ठ है ये एक बेलन की तरह काम कर रहा है।
तो बेलन का जो हमने यहाँ पर क्षेत्रफल लेना है वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लेना है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि बेलन का जो ऊपर वाला हिस्सा होगा और नीचे वाला हिस्सा, मतलब जो बेलन के आधार होते हैं वहां पर जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा, क्योंकि E और DA के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है और cos 90 का मान 0 डिग्री होता है। तो अब बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला जो होता है 2πr_l। आप लोगों ने मेंसुरेशन में पढ़ा होगा 2πr_h, जब बेलन की ऊंचाई h होती है। यहाँ पर क्योंकि हम लंबाई या ऊंचाई l ले रहे हैं तो 2πr_l। तो E और dA का इंटीग्रल करने पर आएगा 2πr_l। फाई E इज इक्वल टू 2πr_l। अब इसके बाद मैंने आपको गॉस की थ्योरम पढ़ाई थी, क्योंकि हम गॉस की थ्योरम के एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। तो गॉस की थ्योरम क्या कहती है कि जो फ्लक्स होता है वो आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इट मीन्स फाई E इज इक्वल टू Q/ε0। तो फाई E इज इक्वल टू Q का मान जो रेखीय घनत्व की फॉर्म में बताया था कि लैम्डा इज इक्वल टू होता है, लैम्डा इज इक्वल टू Q/L होता है। तो Q इज इक्वल टू लैम्डा L लिख सकते हैं। फाई इज इक्वल टू लैम्डा L/ε0। ये भी फाई E का मान और ये भी फाई E का मान, इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा। E 2πr_l इज इक्वल टू फाई L/ε0। अब इसमें से अगर कुछ कट सकता है तो हम काट देंगे, यहाँ सिर्फ L कट सकता है, L से L कैंसिल आउट। तो E इज इक्वल टू λ/2πε0r। इधर जितनी भी वैल्यूज हैं उनको यहाँ ले आएंगे। अब 1 यहाँ पर 2 की जगह हमें 4 करना है, जैसे कि आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले फॉर्मूले में पढ़ा हुआ है कि 4 होता है, और इसका मान 4πε0 का मान हमें पता है जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1/4πε0, और लैम्डा के साथ भी 2 आएगा तो 2λ/r। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 2λ/r। और अगर वेक्टर रूप में देखें तो क्योंकि साथ में एकांक वेक्टर भी आ जाता है, तो 1/4πε0 2λ/r और साथ में r कैप। इसका मतलब अगर कोई सीधी तार है तो उसमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो तीव्रता r के, मतलब अगर हम कोई बिंदु ले लें, उसकी तार की लंबाई से जो बिंदु की दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये आप एक ग्राफ भी देख सकते हैं। E और R के बीच में जैसे जैसे E बढ़ता है वैसे वैसे R घटता है।